नमस्कार सभी को। कल हमने पढ़ा था डॉपलर प्रभाव के बारे में। ठीक है, डॉपलर प्रभाव क्या होता है? हमने देखा था कि जब कोई प्रकाश का स्रोत, लाइट का सोर्स और कोई ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, उनके बीच में आपेक्षिक गति हो, रिलेटिव मोशन होती है, चाहे वो दूर जाए या पास में आए, तो उस समय क्या होता है, जो लाइट प्रेक्षक तक, ऑब्जर्वर तक पहुंचती है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी में कुछ परिवर्तन जो है वो प्रेक्षित होता है ऑब्जर्वर के द्वारा। ठीक है, जिसे हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। वास्तविक आवृत्ति से कुछ अलग आवृत्ति जो है उसको प्रतीत होगी प्रेक्षक को। ठीक है, तो इस घटना को हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अब डॉपलर प्रभाव जो है वो दो तरह का होता है, अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव और अनुदैर्घ्य डॉपलर प्रभाव। अनुप्रस्थ हमने कल पढ़ा था। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जो प्रेक्षक होता है वो लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गति करे, तो उस समय जो वास्तविक आवृत्ति होगी लाइट की इस तक पहुंचने वाली, उस में कुछ परिवर्तन प्रतीत होगा इस ऑब्जर्वर को। कब? जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाए या फिर नीचे की तरफ जाए। ठीक है, अब देखना इधर, कल हमने ये सब कुछ किया था, इसमें एक कंफ्यूजन जो है क्रिएट होगा। इधर देखना तुम्हें, हमने पढ़ा था टाइम डायलेशन। ठीक है, उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - v² अपॉन c²। ठीक है, अब देखना यहाँ पे दोनों जो है सिचुएशन अलग अलग है। यहाँ पे ये जो हम फॉर्मूला लिखते थे उसमें हम डेल्टा टी डैश टाइम किसको मानते थे? इधर देखना, जैसे हम मान रहे थे वहां पे कोई स्पेसशिप है। ठीक है, स्पेसशिप के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है। ठीक है, स्पेसशिप में कोई व्यक्ति बैठा है और स्पेसशिप किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, अब जब वो व्यक्ति जो प्रेक्षक है वो अंदर बैठा है, उसके लिए तो सब कुछ अंदर वाला जो सब कुछ है वो रेस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम टाइम लिख रहे थे वो डेल्टा टी डैश लिख रहे थे, मतलब इस व्यक्ति के लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए जो कि इस स्पेसशिप में बैठा है, उसके लिए अंदर की सभी चीजें रेस्ट में है, मतलब वो खुद एक रेस्ट फ्रेम में है, ऐसा उसको लगेगा। ठीक है, तो ये हम इसको बोलते थे स्थिर अवस्था का समय, स्थिर अवस्था का समय। ठीक है, वो इस ऑब्जर्वर के लिए, प्रेक्षक को जब स्थिर अवस्था लगे उस टाइम जो टाइम है वो डेल्टा टी डैश है, जिसमें डायलेशन आ रहा था। और जो सरफेस के ऊपर था ऑब्जर्वर, ठीक है, सरफेस के ऊपर जो ऑब्जर्वर था उसके लिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इसके लिए जो टाइम हम नोट कर रहे थे वो क्या था? डेल्टा टी, जो अर्थ के ऊपर था व्यक्ति। तो हम ये लिख रहे थे डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी डैश अपॉन अंडर रूट में 1 - v²/c²। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, और आगे लिख दिया था हमने डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू अंडर रूट में 1 - v²/c²। तो इसका मान 1 से छोटा मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा टी से, तो डेल्टा टी डैश का मान छोटा प्राप्त होता है हमको। ठीक है, डेल्टा टी डैश जो है वो हमको छोटा मिलता है डेल्टा टी से, मतलब जो रेस्ट में यहाँ पे जो टाइम है वो कम प्राप्त होता है इसके रिलेटिव, डेल्टा टी के रिलेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे सिचुएशन को समझना, यहाँ पे इधर देखना, यहाँ जो स्थिर अवस्था का समय है उसको हम यहाँ पे उचित समय बोल रहे हैं, प्रॉपर टाइम बोल रहे हैं, टी नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और जो इधर देखना, एक बार तो ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तो उस टाइम जो रेस्ट में है, तो यहाँ पे जो रेस्ट में था तो टाइम क्या लिख रहे थे हम? डेल्टा टी डैश। अब यहाँ ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो उसके लिए टाइम लिख रहे हैं टी नॉट। ठीक है, अब जब ये ऑब्जर्वर गति करने लग जाए, ठीक है, तो अब जो है हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, या तो कोई दूसरा ऑब्जर्वर है, मान लो ओ डैश, वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मान लो ये ऑब्जर्वर खुद एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो अब गति करने लग गया। ठीक है, तो अब इसके रिलेटिव ये मोशन में है, तो अब जो टाइम मापा जाएगा वो टाइम जो है वो रिलेटिव टाइम होगा, जिसको हम प्रेक्षित समय बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उस समय को हम बोल रहे थे डेल्टा टी, जो ऑब्जर्वर जो है इसके रिलेटिव ये मोशन में था। अब यहाँ पर दूसरा जो ऑब्जर्वर है उसके रिलेटिव में ये ऑब्जर्वर, यानी कि ये पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही मान लो, स्पेसशिप की तरह मान लो इसको, तो ये जो है मूविंग है। तो अब जो टाइम होगा वो यहाँ पे हम टी मान रहे हैं, वहां पे क्या मान रहे थे? डेल्टा टी मान रहे थे। ठीक है, तो वही हो गया, डेल्टा टी डैश की जगह टी नोट हो गया अपन अंडर रूट में ये पूरा सब कुछ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टी जो है वो ग्रेटर देन है टी नोट से। ठीक है, यानी कि टी नोट लेस देन टी है।
जैसे यहाँ पे डेल्टा टी डैश था वो स्थिर अवस्था का समय, यहाँ पे टी नॉट जो है वो स्थिर अवस्था का समय है। ठीक है, ये टी ज्यादा है तो इसका फ्रीक्वेंसी का मान क्या आएगा, कम प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि टी जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्स होता है। ठीक है, देखो यहाँ से ये पूरा मान 1 से छोटा मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे जो रियल फ्रीक्वेंसी उससे, तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी वो कम प्राप्त हो रही थी। ठीक है, तो अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव में जो है प्रेक्षित आवृत्ति जो है वो वास्तविक आवृत्ति म्यू जीरो से कम प्राप्त होती है। ठीक है, ये डॉपलर प्रभाव था, अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव। अब हम देखेंगे अनुदैर्घ्य डॉपलर प्रभाव। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए अब। ठीक है, तो ये अच्छे से पिछला वीडियो में भी देख लेना, वहाँ पे ये जरूर तुम्हारे डाउट आया होगा। ठीक है, तो मैंने ये जो है आज तुम्हें क्लियर कर दिया है। हाँ, अब इधर देखना, दूसरा प्रकार है जो डॉपलर प्रभाव का, वो है अनुदैर्घ्य डॉपलर प्रभाव। ठीक है, सेकंड टाइप है ये। तो अनुदैर्घ्य डॉपलर प्रभाव क्या होता है ये समझना। इधर इसमें क्या होगा, जैसे ये लाइट का सोर्स है, लाइट का सोर्स है। ठीक है, यहां से लाइट निकल रही है, ऐसे ये लाइट निकल रही है। ठीक है, अब जो ऑब्जर्वर होगा, ठीक है, जो ऑब्जर्वर होगा वो इस लाइट की डायरेक्शन में ही गति करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे ऑब्जर्वर को मोशन में ले रहे हैं, गतिशील मान रहे हैं, और सोर्स को रेस्ट में मान रहे हैं। ठीक है, सोर्स भी गतिशील हो सकता है, हम यहाँ पे ऑब्जर्वर को गतिशील मान रहे हैं। अब देखना इधर, इस कंडीशन में अनुदैर्घ्य डॉपलर प्रभाव में क्या होगा, अनुदैर्घ्य का मतलब होता है अक्ष के अनुदिश। ठीक है, और ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ का मतलब होता है अक्ष के लंबवत, अक्षीय रेखा ये, और ये निरक्षीय रेखा। अब देखना इधर, लाइट के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में ही अगर ऑब्जर्वर या तो दूर जाए या फिर लाइट के सोर्स के पास आए, मतलब इसकी गति जो है वो प्रकाश की दिशा में ही, लाइट की दिशा में ही, या तो लाइट की दिशा में ही होगी या फिर लाइट की दिशा के विपरीत, मतलब लाइट की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जर्वर गति करता है, गतिशील होता है, तो उस समय इसके द्वारा प्रेक्षित आवृत्ति में परिवर्तन होगा। इसे हम अनुदैर्घ्य डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डेफिनेशन देख लेना, यदि प्रेक्षक जो है वो प्रकाश स्रोत के अनुदिश, ये लाइट का सोर्स है, ठीक है, इसके अनुदिश सापेक्ष गति करे, इसके अनुदिश सापेक्ष रिलेटिव मोशन करे, या तो दूर जाए या फिर पास में आए, तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन होगा। इसे हम अनुदैर्घ्य डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब देखना इसके अंदर भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन जो हम पढ़ रहे हैं वो है जब प्रेक्षक जो है, ऑब्जर्वर जो है वो प्रकाश स्रोत के पास में दूर जाए। ठीक है, प्रकाश स्रोत से दूर जाए। ठीक है, अब देखना इधर, तो दूर जाएगा तो उस समय क्या होगा, उस समय फ्रीक्वेंसी में क्या परिवर्तन आएगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो यहां पर देखना, इधर देखना, तो हमने मान लिया कि ऑब्जर्वर ये रहा, यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, अब ये दूर गति कर रहा है, दूर गति कर रहा है, और किसी टाइम टी के ऊपर ये इतना कुछ आगे चला गया, यहां तक चला गया। ठीक है, टी टाइम के ऊपर वो इतना आगे चला गया। तो अब ये जब यहाँ पहुंच जाएगा तब उसके द्वारा जो लाइट इसके यहाँ तक पहुंचेगी, तो उस लाइट की फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी थी और अब ये यहाँ पे है, तब जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या परिवर्तन आएगा उसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में क्या परिवर्तन होगा वो हम देखेंगे। फ्रीक्वेंसी जो है वो घटेगी, स्वाभाविक बात है। ठीक है, देखना इधर, अब मान लेते हैं लाइट को यहां से ऑब्जर्वर तक पहुंचने में टी टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम। ठीक है, तो टी टाइम पर लाइट यहां से यहां तक पहुंच जाती है, लेकिन ऑब्जर्वर जो है वो खुद v वेलोसिटी से गति कर रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वर जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस समय क्या होगा, इधर देखना, वो कुछ आगे चला जाएगा। मान लिया हमने यहां तक चला गया, ठीक है, वो यहां तक चला गया, तो अब लाइट को यहां तक पहुंचना पड़ेगा और उसको इतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो स्वाभाविक बात है, ज्यादा दूर चला गया तो अब लाइट को ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, अब देखना इधर,
अगर v वेलोसिटी से गति कर रहा है ऑब्जर्वर, ठीक है, और t टाइम के अंदर वो यहां से यहां तक चला गया है, यहां तक, तो उस समय ये जो दूरी है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, v इंटू टी, ठीक है। दूरी बराबर क्या होगा, वेग इंटू समय, इतनी दूरी इसने तय कर ली, ठीक है। ये इतनी डिस्टेंस आगे चला जाता है टी टाइम के ऊपर। तो अब देखना इधर, जब वो रेस्ट में था, मतलब यहाँ पे था, उस समय प्रकाश को यहाँ तक पहुँचने में टी टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन ये रेस्ट में नहीं है, ये गतिशील है, जो ऑब्जर्वर है वो गति कर रहा है। हम बात कर रहे हैं जब ये गतिशील है उस समय की। तब देखना इधर, जब ये टी टाइम के ऊपर, देखना टी टाइम के ऊपर ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पर पहुंच गया, तो अब लाइट जो है वो टी टाइम के ऊपर तो यहाँ पहुंच रही है, लेकिन उसे अब ऑब्जर्वर तक पहुंचना है, ऑब्जर्वर यहाँ तक पहुंच चुका होगा, तो उसे इतनी दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग समय भी उसको ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इधर देखना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि, इधर देखना, प्रेक्षक टी समय में प्रेक्षक जो है v वेग से गतिशील है, अतः t समय पश्चात वह vt दूरी, v इंटू टी दूरी तय कर लेता है, ठीक है। अतः अब यहां पे देखना, प्रकाश को अब प्रेक्षक तक पहुंचने में लगा समय, प्रेक्षक तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा वो देखना। मैं मान लेता हूं इसको कैपिटल टी, समय जो लग रहा है वो क्या होगा देखना इधर, लाइट को यहां तक पहुंचने में टाइम लग रहा है टी, हमने मान लिया, प्लस अब लाइट को इतनी डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ रही है, ठीक है, तो एक और एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है यहाँ पे, मान लेते हैं टी डेज। तो समय बराबर क्या होगा यहाँ पे देखना इधर, समय बराबर हम लिख सकते हैं दूरी बटावा वेग, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूरी यहां से यहां तक की दूरी क्या है, v इंटू टी, v इंटू टी अपॉन हम क्या लिखेंगे इधर देखना, अब लाइट की बात कर रहे हैं, प्रकाश को पहुंचने में लगा समय, तो प्रकाश की वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, c है, तो हम नीचे क्या लिखेंगे, c, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे v इंटू टी अपॉन सी, ठीक है, सिंपल सा है। इधर देखना, लाइट को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लग रहा है स्मॉल टी, और टी टाइम में ऑब्जर्वर यहाँ चला गया, इसलिए अब लाइट को इतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तो स्वाभाविक बात है उसको यहाँ तक पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। अब कितना समय लगेगा, मान लिया टी डेज, उस टी डेज का मान कैसे निकालेंगे, दूरी बटावा प्रकाश का वेग, दूरी कितनी है वी टी अपन प्रकाश का वेग कितना है सी, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इसको, तो क्या मिलेगा देखो, टी को कॉमन ले लो तो यह आ जाएगा 1, इधर से बचेगा 1 प्लस इधर से v बाय सी, टी को हमने बाहर ले लिया कॉमन, टी कॉमन आ गया दोनों तरफ से, यहाँ बचा 1 प्लस v बाय सी। अब देखना इधर, तो t बराबर 1 प्लस v बाय सी, और t का फॉर्मूला हम जानते हैं, अभी जो इससे पहले पढ़ा है हमने, ठीक है, मतलब टाइम डायलेशन में ही पढ़ चुके हम वैसे। तो t बराबर क्या होता है, टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। टी नॉट क्या है, प्रॉपर टाइम है, मतलब जब ऑब्जर्वर रेस्ट में था, अब जब वो चलने लग गया उस टाइम प्रेक्षित समय क्या है, टी है, ठीक है। अब देखना इधर, इसको और सोल्व करते हैं हम, योग्य 1 प्लस वी बाई सी है, ठीक है, इंटू टी नॉट अपॉन, अब देखना इधर ये जो है यहाँ पे अंडर रूट में जो 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। और अगर लिखना चाहें हम इसको तो ऐसा लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इंटू माइनस वी बाई सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कहने का मतलब, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक बार तो माइनस में और एक बार प्लस में, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसको अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी बाई सी एक बार तो, और एक बार 1 प्लस वी बाई सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना इधर,
तो 1+v/c 1+v/c एक बार कट जाएगा, ये रूट में है, ये जो है नॉर्मल है, तो एक ऊपर रूट में बच जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा देखो, तो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, t बराबर अंडर रूट में बचेगा इधर 1, देखो प्लस वाला कट गया तो एक बचेगा प्लस वाला अंडर रूट में, इंटू टी नॉट अपॉन नीचे क्या बचा एक माइनस वाला अंडर रूट 1-v/c। ठीक है, अब देखना इधर थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं हम इसको, तो क्या आ जाएगा देखना इधर, ये टी नॉट है, एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में c+v/c और टी नॉट अपॉन नीचे आ जाएगा c-v/c, c से रूट c कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया t बराबर टी नॉट को मैं आगे लिख देता हूं, और अंडर रूट में हम ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर तो बच रहा है c+v और नीचे आ रहा है c-v, ये टाइम आ गया हमारे पास। ठीक है, इतना समय जो है वो प्रकाश को यहाँ ऑब्जर्वर तक पहुंचने में लग रहा है। ऑब्जर्वर पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया है। ठीक है, ओ डैश पे। अब देखना इधर, तो टाइम इतना है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आवृत्ति हम निकाल सकते हैं, आवृत्ति म्यू इज इक्वल टू क्या होता है 1/T, इसका रिवर्स कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/T0 और ये पूरा उल्टा हो जाएगा, तो अंडर रूट में c-v/c+v और 1/T0 क्या होता है μ0, तो इसको हमने लिख दिया μ0। अब देखना इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा कि आवृत्ति बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जो ऑब्जर्वर यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा जब वो गतिशील है उस समय। ठीक है, अब देखना इधर अंडर रूट में c-v/c+v है, तो c-v ऊपर नीचे c+v, तो स्वाभाविक बात है नीचे वाला मान बड़ा होगा। ठीक है, जब ये नीचे वाला मान जो है वो बड़ा होगा तो ये ऊपर वाला म्यू जो है वो क्या होगा, कम प्राप्त होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम प्राप्त होगी, मतलब आवृत्ति जो है वो घट जाएगी। ठीक है, तो जब भी प्रकाश स्रोत से प्रेक्षक जो होता है ऑब्जर्वर वो दूर गति करे तो उस समय उसके द्वारा ऑब्जर्वर जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी वो कम हो जाती है, घट जाती है। जैसे अगर हम बात करें साउंड की, तो ये जो है मान लो डीजे साउंड है, यहाँ पे यहाँ ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इस डीजे साउंड से दूर जा रहा है तो उसके द्वारा सुनी जाने वाली जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी स्वाभाविक बात है कम होगी। जब वो दूर जाएगा तो उसको ध्वनि जो है साउंड कम सुनाई देगा, मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो ठीक ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, लाइट जो है उसके साथ भी ऐसा ही होगा, लाइट की फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये तो था जब प्रेक्षक स्रोत से दूर जाए। अब जब पास में आएगा तो उस कंडीशन में जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक वही है, हाँ अब इधर देखना दूसरा पॉइंट है अपना कि जब ऑब्जर्वर जो है प्रेक्षक हो प्रकाश स्रोत के पास में आए। ठीक है, ये सोर्स है प्रकाश का स्रोत, ऑब्जर्वर ये रहा, अब पास में आ रहा है, तो जब पास में दौड़ता हुआ ऑब्जर्वर आ रहा है तो किसी समय टी के ऊपर इतनी दूरी तय कर चुका है, ये दूरी कितनी है v/t, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कवर करेगा vt। तब उस समय यहाँ पे ये लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी ऑब्जर्व कर रहा है उसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब इधर देखना, तो ये v वेग से स्रोत की ओर गति कर रहा है तो t समय पश्चात वह vt दूरी तय कर लेता है, अतः प्रकाश को अब प्रेक्षक तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब देखना है जब वो रेस्ट में होता तो उसको t टाइम लगता, लेकिन अब ऑब्जर्वर खुद आगे बढ़ चुका है, पास में आ गया है, तो उसको इतनी दूरी के अकॉर्डिंग समय कम लगेगा। अब इतनी दूरी के लिए समय कितना कम लगेगा, t डैश मान लिया। ठीक है, अब देखना इधर समय बराबर दूरी बटावा वेग, प्रकाश का वेग क्या है c, दूरी कितनी तय कर रहा है ये ऑब्जर्वर vt, इतनी दूरी आगे है, अब ये o डैश पे अपॉन c, तो इतना टाइम इसको कम लगेगा लाइट को अब ऑब्जर्वर तक पहुंचने में, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ आ चुका है। तब अब इसको यहाँ तक नहीं जाना है, लाइट को t में से कुछ ये टाइम घटा देंगे तो यहीं तक पहुंचना है लाइट को। ठीक है, तो हमने लिख दिया t माइनस टी डैश। अब देखना इधर, तो t का t माइनस टी डैश का मान क्या है
VT/C, वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो इधर t को कॉमन ले लो बाहर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - V/C, और t को हमने बाहर ले लिया कॉमन। ठीक है, अब देखना आगे 1 - V/C और t की जगह हम लिख सकते हैं T0 अपॉन अंडर रूट में 1 - V²/C²। ठीक है, अब देखना इसको वापस हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में, एक बार तो ये हो जाएगा 1 - V/C और एक बार हम लिख देंगे 1 + V/C, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, अब देखो माइनस वाला एक बार कट जाएगा तो रूट में ऊपर बचेगा एक। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास t बराबर अंडर रूट में 1 - V/C इंटू T0 अपॉन अंडर रूट में V - C कट गया, क्या बचा V + 1 + V/C, ये बचेगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में C - V/C अपॉन नीचे अंडर रूट में C + V/C इंटू T0 को आगे लिख दिया इजिकल टू कैपिटल T। अब √C से √C कट जाएगा। ठीक है, तो टाइम क्या आ गया देखो T0 और अंडर रूट में C - V/C + V। ठीक है, ये टाइम आ गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, आवृत्ति लिख देते हैं हम, तो आवृत्ति जो है वो हो जाएगी म्यू इजिकल टू 1/T इजिकल टू 1/T0, और इसका उल्टा करेंगे तो ये मिल जाएगा C + V ऊपर आ जाएगा और अपॉन नीचे C - V। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या मिल गया देखो, म्यू इजिकल टू 1/T0 को क्या बोल देंगे μ0 और अंडर रूट में C + V/C - V। अब देखना है यहाँ पे, तो जब ये पास में आ रहा है तो उसको साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा लगेगी, प्रतीत होगी, प्राप्त होगी। देखो इधर C - V छोटा है C + V से, ये छोटा है तो ऊपर वाला ये फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ जाएगा, मतलब आवृत्ति का मान क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पे इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जब ऑब्जर्वर पास में आता है तब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और ऑब्जर्वर जब दूर जाता है तब फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है लाइट की। ठीक है, तो ये था डॉपलर इफेक्ट, दोनों देख चुके हम, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य डॉपलर प्रभाव। अनुदैर्घ्य दो प्रकार का था जो कि हमने दोनों ही कंडीशन में देख लिया। ठीक है, अब इधर देखना, इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं, एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी का, म्यू इजिकल टू μ0 और अंडर रूट के अंदर C - V अपॉन C ± V। ये एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखना इधर, जब ऑब्जर्वर जो है वो दूर जाए किससे, सोर्स से, तो उस टाइम क्या करना है, उस टाइम ऊपर माइनस लेना है और नीचे क्या लेना है, प्लस लेना है। ठीक है, उस टाइम ऊपर तो हम क्या ले लेंगे माइनस में और नीचे प्लस ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर तो नेगेटिव का साइन आएगा और नीचे क्या आएगा पॉजिटिव का। ठीक है, तो ये बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, और जब सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स के पास में आए तो उस टाइम क्या होगा, ऊपर तो प्लस लेंगे और नीचे क्या लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना जो है डॉपलर इफेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल जो है नया टॉपिक पढ़ेंगे हम।